हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। अनुराग, देवांश, शेखर अवस्थी, आ जाओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन। देवांश पांडे 3 बार गुड इवनिंग, अनुराग को 2 बार गुड आफ्टरनून। तो अभी जो हमने फिजिक्स का पोर्शन चलाया है उसमें कल मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल को सोल्व कराए थे और चंद्र प्रकाश भी आ गए हैं। गुड इवनिंग, देवांश आए गए हैं। तो उसके अंदर जो हमने न्यूमेरिकल कल किए थे रेजिस्टेंस के, पावर के और प्रति धारा वगैरह निकालने के, करंट निकालने के, वो सब बच्चों के आए गए हैं, सभी के आंसर सही हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। संगम पासवान, दर्शन कुमार, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर क्या होता है? संगम, हैप्पी क्रिसमस डे, सेम टू यू। अखिल कुमार, नमस्ते। तो किसी भी चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उस चालक के चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र, विशेष क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ब्रजेश कुमार, मलिका, अखिल, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो जैसे कोई चालक, हमने यहाँ पर कोई वायर रख दिया है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की है तो इसके चारों तरफ जो होता है एक निश्चित दूरी तक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। तो यही आज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है और क्या होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं, देवांश पांडे, हाँ। अनुराग, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? आरेख द्वारा। AC DC अभी बताएंगे अंतर क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर। वही सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज। स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक पे थोड़ा फोकस करेंगे, उनके डिस्कस करेंगे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कुछ बल रेखाएं, एक बल का अनुभव होता है, उनको हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आकर्षण बल का अनुभव करती हैं, उनको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। कब? जब किसी कंडक्टर के अंदर, किसी धारावाही चालक के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। किसी स्थान पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करना है तो वो किसके द्वारा करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जा रहा है, वो होता है चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। किसी भी बिंदु पर खींची गई वे स्पर्श रेखाएं होती हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उनको बोलते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे कि कोई भी चुंबक होती है, उसके 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ दक्षिण और एक नॉर्थ उत्तर। ये 2 पोल हर चुंबक के अंदर होते हैं। तो इनके अंदर से जब आप कोई मैग्नेट एक जगह रख देते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ दूरी तक एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं सदा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिण पोल की तरफ जाती हैं। कैसे होता है? इस तरीके से यहाँ से वक्र के रूप में निकलती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिण ध्रुव तक जाएंगी, और इसको एरो से ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से। और इधर भी नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। इनके घनत्व के ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र की
प्रबलता निर्भर करती है। अगर इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होगा, और अगर इनका घनत्व कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। इस तरीके से यहाँ से हम इनको निकलती हुई दिखा सकते हैं। ये सब नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, इधर को आती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से ये ऐसे आती हुई देखिए। तो ये होता है चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उनको एक चित्र द्वारा समझाइए, आरेख द्वारा समझाइए, डायग्राम द्वारा समझाइए, तो आप लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में जो वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उनको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और एक मैग्नेट दिखा देंगे, मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, और इस SC और DC क्या है सर? अंकित यादव, SC नहीं है, ये AC है, AC और DC। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये होती है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि हमारे घरों में यूज होती है। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं ये सब क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। और डायरेक्ट करंट जो DC होती है, दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं हम, इसको ये बैटरी के अंदर कोई भी बैटरी हम स्टोर कर लेते हैं जब धारा को, तो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। कोई भी बैटरी हो सकती है, इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है, मोबाइल की बैटरी हो सकती है, गाड़ियों की बैटरी हो सकती है। उन सब के अंदर हम जो विद्युत धारा को स्टोर कर लेते हैं और उससे जब धारा लेते हैं तो उसको हम DC या दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जो मैंने बताई हैं, इनकी परिभाषा तो आप दे देंगे। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, दिशा का प्रदर्शन करती हैं। और चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बल रेखाएं बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है इनकी विशेषताओं में? सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि साउथ पोल से निकलेगी नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। अगर गलती से किसी बच्चे ने ऐसा डायग्राम बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा कैसे दिखाना है आपको? नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाना है और साउथ पोल पर इनको एंटर करके दिखाना है। नॉर्थ की तरफ से ये निकल रही हैं और ये साउथ की तरफ घुसती चली जा रही हैं। लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद जहाँ चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है वहाँ ये चुंबकीय बल रेखाएं भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि ये बल रेखाएं आपने ऐसे बना दिया और इसको दूसरे के इसके साथ कर दिया, कट कर दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, आपस में कट नहीं करेंगी। ये हमेशा एक निश्चित दूरी पर चलती हैं और अपना वक्र पूरा कर लेती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर क्यों नहीं काट सकती हैं, तो आप आंसर देंगे कि अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि असंभव है। एक ही क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो कभी भी नहीं हो सकती हैं। एक बल रेखा की एक ही दिशा होती है। वो दिशा क्या होती है? वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के पास में जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ पर इनकी जो प्रबलता होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर इनका घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के ऊपर। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र सघन होगा, उतना ही चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता ज़्यादा होगी। हाँ, अंकित यादव NS साउथ पोल पर है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक समान जो साहिल यादव कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ध्यान से करो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। ये जो बल रेखाएं हैं इनके बीच की
जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके, और एक दूसरे के क्या जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। इन दोनों, इन सब के बीच की दूरी एक समान होती है और ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। जिस एंगल से जिस दूरी को ये बल रेखा तय कर रही है, उसी एंगल से उसी दूरी को दूसरी बल रेखाएं, और सभी बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को तय कर रही होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना आपका, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, परिभाषा दीजिए, परिभाषा समझा देंगे, इनको डायग्राम से समझा देंगे चित्र के द्वारा, और इनकी विशेषताएं 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी का पोर्शन है टोटल आपका ई विद्या ऐप पे मिल जाएगा आपको, या फिर आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में है, ई विद्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, ब्रजेश कुमार, सर ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है बायो-सेवर्ट नियम। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो-सेवर्ट नियम। क्या बताता है ये नियम हमें, किसी भी धारावाही चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी चालक के अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो इस सूत्र के द्वारा, इस नियम के द्वारा बताई गई थी। इन्होंने बताया कि कोई हमारे पास एक तार है, एक वायर है, एक धारावाही चालक है जिसके अंदर से धारा पास हो रही है। अगर हम उसका कोई शॉर्ट टुकड़ा ले लेते हैं, उसका कोई छोटा सा खंड ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दूरी को इन्होंने डेल्टा एल माना है। निश्चित दूरी के लिए हम अध्ययन करेंगे, इतनी दूरी पर इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा। ये एक धारावाही चालक है, धारावाही चालक का मतलब जिसके अंदर से धारा बह रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक। अब यहाँ पर हम एक P बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P पर, किससे, थीटा एंगल, ये एंगल हमने थीटा ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। इसके ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर जो चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। B किस किस के समानुपाती होता है, B समानुपाती होता है डेल्टा एल के, यानी कि ये जितनी ज़्यादा दूरी लेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो दूरी के समानुपाती हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होता चला जाएगा, जिस हिसाब से आप दूरी बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, B जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है करंट के होता है, यानी कि इसके अंदर जितनी विद्युत धारा बह रही है उसी के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B के समानुपाती होता है। धारा का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, विद्युत बल रेखाएं भी ज़्यादा हो जाएंगी। धारा का मान कम हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं भी कम हो जाएंगी। तीसरा नंबर होता है B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूरी के आर्यन तिवारी, नाम ले तुम्हारा, हाँ भाई आर्यन तिवारी, बताओ। और ये जो थीटा एंगल होता है B समानुपाती होता है साइन थीटा के, इस थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स निकालना होता है हमें। बल क्या हो जाएगा, बल जो निकालेंगे वो कितना होता है, F इक्वल टू VIL साइन थीटा, ये वाला फोर्स। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I करंट है, धारा है, L लंबाई है, और साइन थीटा जो है एंगल लिया हुआ है उस मैग्नेटिक क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अंकित यादव, हाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 12th क्लास में है, नहीं यहाँ भी है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यहाँ भी है, 12th क्लास में डिटेल में है, यहाँ शॉर्ट में है। ठीक है, आयुष अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया।
अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पूरी बायो कर चुके हैं, फिजिक्स में भी 2 चैप्टर हो चुके हैं। काफ़ी लेट हो गए हो तुम। वीडियो हमारी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो जितनी भी हैं उनको समझ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी बिंदु पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर करंट चला, करंट से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी बिंदु पर जो फोर्स लगा है उस मैग्नेटिक फील्ड से के कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उसका मान, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसके ऊपर कितना बल लगता है, हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। यदि कोई गतिमान आवेशित कण है, उसका आवेश Q दिया हुआ है, इस क्षेत्र में क्या है, कोई गतिमान कण घूम रहा है, गतिमान कण घूमने के ऊपर जो गतिमान कण जो घूम रहा है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। तो वो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण लगने वाला फोर्स हम कैसे निकालेंगे? अगर आवेश Q है और उसकी गति जो है कण की v है और एंगल जो है थीटा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? F = BQ V sin थीटा। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक किसी निश्चित बिंदु के ऊपर जो हम बल निकालना चाह रहे हैं, और ये क्या होता है, गतिमान कण जो कि चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घूम रहा है, उस गतिमान कण के ऊपर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? F = BQ sin थीटा और F = VIL sin थीटा। इन दोनों सूत्रों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, और इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ब्रजेश कुमार, समझ नहीं आ रहा है? अभी मैंने बताया कि एक वायर है, वायर के अंदर करंट पास हो रही है, और करंट पास होने के कारण चारों तरफ क्या हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है, जो बल है, वो F = VIL sin थीटा और F = BQ sin थीटा होता है। कब होता है? जबकि वो गतिमान आवेशित कण होता है। अंकित यादव, ये 12th क्लास में जो पोर्शन है वो बहुत डिटेल में है, लेकिन जो हम चीज़ें बता रहे हैं हम सिर्फ फॉर्मूला बेस बता रहे हैं, और ये तुम्हारे सिलेबस में है। 30% सिलेबस काट के तुम्हारे ये दिया हुआ है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। थोड़ा सा पढ़ना जरा ई विद्या ऐप को या विद्या क्वेश्चन बैंक को, उसमें देखोगे तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करा रहा हूँ। इन फॉर्मूले के बेस पे सभी बच्चे आंसर निकालेंगे जरा। देवांश पांडे, लघु पथन क्या होता है? लघु पथन होता है शॉर्ट सर्किट। जब कभी घरों में क्या होता है, एकदम तेज़ी से कहीं घर में लाइट चली जाती है, अक्सर क्या होता है, दोनों वायर जो होते हैं, 2 वायर होते हैं, तुम जानते हो, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज का वायर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए। अगर गलती से वो दोनों आपस में कहीं मिल जाएं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होता है। तो घरों में क्या, एकदम लाइट की सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं लघु पथन या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और उसके लिए क्या होता है, MCB लगाई जाती हैं जो सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है उसको ब्रेक करने के लिए MCB घरों में लगाई जाती हैं। जैसे ही कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है या लघु पथन होता है तो MCB नीचे गिर जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाता है, जिससे कि घरों के अंदर रखे इंस्ट्रूमेंट में आग न लग जाए। तो वो लघु पथन को रोकने के लिए ही MCB हम घरों में यूज करते हैं। पहले फ्यूज वायर लगाते थे, लेकिन फ्यूज वायर क्या है, पिघल जाता है, इसीलिए उसको पिघलने के जलने के बाद दोबारा बदलना पड़ता है। लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में MCB आ गई हैं, और MCB का काम क्या होता है, MCB का काम ये होता है कि घर के एक बार अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो पूरे के पूरे सर्किट को वो बंद कर देता है, जिससे हम दोबारा उठा के उसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अंकुश, शॉर्ट सर्किट समझ आ गया? चलो अच्छी बात है। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, F = BQ V sin थीटा, BG नहीं BQ V sin थीटा होता है। अंकित यादव, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, कोई कण है, उसका आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है B = 1000 न्यूटन पर
एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है तुम्हें, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और v क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल F इक्वल टू कितना आएगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश दिया हुआ है और उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता दी हुई है, थीटा एंगल दिया हुआ है, v उसकी गति दी हुई है और F आपको निकालना है। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आवेश कितना हो गया, 1.6 गुणा 10 की घात -9। v कितना हो गया, 5 गुणा 10 की घात 6। b कितना हो गया, 1000। और साइन थीटा, साइन 30, थीटा का मान 30 है, 30। तो इससे आंसर निकल आएगा आपका, कितना निकल आएगा, ये 3 पावर 3 और 6 9, प्लस की 9 होगी और माइनस की 19 होगी। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 8 गुणा 10 की घात -10 गुणा साइन 30 का मान 1/2। 2 से 8 कट गया 4 बार, यह आ गया 4 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन। इतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। यहाँ से आप F की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे तो वो हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आयुष भारद्वाज, n बताया था, n बता दीजिए, फोर्स बता देंगे। हाँ देखो जरा क्वेश्चन अगला, 1 मीटर कोई तार है, लंबाई तार की 1 मीटर है, 1 मीटर लंबा तार है, दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि यानी कि करंट निकालना है I इक्वल टू कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी B इक्वल टू 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर कितना फोर्स लग जाए, F इक्वल टू 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। कोई वायर दिया हुआ है आपको, तार दिया हुआ है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान B है और फोर्स दिया हुआ है वो कितना है, ये 0.128 न्यूटन, और लंबवत दिया हुआ है। लंबवत का मतलब, हाँ आशीष, लंबवत का मतलब होता है थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर I इक्वल टू F अपॉन BL साइन थीटा। F की वैल्यू है 0.128 बटे 1.2 गुणा 1 गुणा साइन की वैल्यू 90। साइन लंबवत है एक दूसरा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 0.128 बटे 1.2 गुणा 1 बराबर 0.11 एम्पियर। करंट का मान आ जाएगा 0.11। सभी बच्चे ध्यान दें, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करो। ये जरा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड है लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम पढ़ो और समझ ना आए। देवांश पांडे का आंसर सही था पहले वाला। ठीक है, यहाँ पर आपने करंट निकाल दिया है, चंद्रशेखर का आंसर आ गया 0.11 एम्पियर। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, सागर, हाँ साहिल का भी आंसर है, दर्शन, आशीष, सभी का आंसर सही है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर फॉर्मूला बेस। जो 10th के बोर्ड में न्यूमेरिकल होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर लंबा दिया हुआ है, 1.5 मीटर लंबा तार है, उसके अंदर करंट बह रही है 0.5 एम्पियर की। आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता, बी दिया हुआ है कितना
3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। लंबवत का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई, 90 डिग्री आ गई। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बताएं सभी बच्चे। योगेश कुमार, गुड आफ्टरनून। एल दिया हुआ है आपको, तार की लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, आई करंट का मान दिया हुआ है 0.5, ठीक है, और बी दिया हुआ है 3, और थीटा लंबवत है 90 डिग्री का एंगल है। और इसका आंसर निकालें, जरा जल्दी निकालें सभी बच्चे। एफ क्या हो जाएगा आपका, एफ इक्वल टू BIL साइन थीटा। हाँ, बी दिया हुआ 3। हाँ, देवांश का आंसर आ गया 2.25 न्यूटन, वेरी गुड। एफ इक्वल टू क्या करना है आपको, BIL साइन थीटा। बी की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 0.5, एल की वैल्यू 1.5 और साइन 90। साइन 90 कितना आ जाएगा, 3 गुणा 0.5 गुणा 1.5 यानी कि 2.5 गुणा 1 बराबर 2.5 न्यूटन आ गया। बिल्कुल सही आंसर है देवांश का, अंकित का, आशीष का, आयुष का, सभी का आंसर सही है। चंद्रभान, ब्रजेश कुमार, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले को 2-3 फॉर्मूले को याद कर लेंगे, कल वाले चैप्टर के अधिकांश फॉर्मूले मैंने बताए थे, पावर का, रेजिस्टेंस का, करंट का, वोल्टेज का, नंबर ऑफ यूनिट्स का, वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और आज वाले पोर्शन के जो फॉर्मूले हैं याद होने चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नंदलाल का भी आंसर सही है, साहिल यादव का भी। फोर्स निकालना आता है तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ टॉपिक। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम होता है। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक कुंडली रखी थी जिसके अंदर धारा प्रवाहित की, और उसके चारों तरफ उसने क्या किया, मैग्नेट को ले जाके देखा। एक बार नॉर्थ पोल से ले जाके देखा, एक बार साउथ पोल से ले जाके देखा है। तो उसने देखा कि जो धारा उसके अंदर धारा मापी होती है, जो करंट को मेजर करती है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। एकदम डिफ्लेक्शन होते ही उसने सोचा कि इसके अंदर करंट की तीव्रता जो है घट रही है और बढ़ रही है। तो वहाँ उसने, हाँ, आयुष कुशवाहा, मैं 4 महीनों से चैप्टर पढ़ रहा हूँ, आज समझ आ रहा है। वेरी गुड, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, आयुष को समझ आ रहा है। तो प्रथम नियम क्या बताया इसने, फैराडे ने प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में, हाँ, एमीटर, धारा मापी को एमीटर बोलते हैं, एमीटर के द्वारा करंट मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके द्वारा हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्टेज मापी जाती है। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या था, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ गए। हमारे पास कोई कुंडली है, बंद कुंडली है, और उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अगर उनके अंदर परिवर्तन होता है, अगर उनकी तीव्रता में कम या ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर तीव्रता कांस्टेंट रहेगी तो एक समान रहेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और अगर तीव्रता कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है आयुष। दूसरा नियम क्या है, पहले नियम के आधार पर उसने बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो द्वितीय नियम में क्या बताया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर कुंडली के अंदर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है, चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है φ1, और डेल्टा t समय बाद चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो गया, वो कितना हो गया, φ2 हो गया। ठीक है, φ2 हो जाएगा
अनुराग, माइकल फैराडे क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है। ये जो है माइकल फैराडे, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पर फैराडे क्या है पता नहीं, ये वैज्ञानिकों के नाम पे रखा हुआ है सब। ठीक है, रिया यादव समानुपाती होता है। हाँ, दर्शन कुमार का नेटवर्क स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E समानुपाती किसके हो जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती हो जाएगा। φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी के समानुपाती हो जाएगा। और E जो है E इक्वल टू के इंटू φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और K को अगर मैं 1 कर दूं, K इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान। ठीक है, अब आते हैं प्रेरित धारा। इस परिवर्तन के कारण कितनी धारा जो है, हाँ भाई गुलशन सुनाइए क्या कह रहे हैं गुलशन कुमार, गुलशन कुमार बताएं। गुलशन कुमार, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी जितना मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा जब सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा हाँ आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। एक बार रिकॉर्डेड वीडियो को सुनो, दूसरी बार तीसरी बार सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड चैप्टर है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें, तो ये आप रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, जो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं? वो कौन से नियम से निकाली जाती है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। ये मेरा राइट हैंड होता है, सबका राइट हैंड आपको पता है, अपना अपना राइट हैंड उठाओ जरा। अब इसमें क्या करना है, इस तरीके से, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, और ये क्या है? ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा का मतलब जो कि बीच में होती है, अंगूठे के और तर्जनी उंगली के बीच में है। तो इन सबको 90 के एंगल पे ले लें। इस तरीके से ये क्या है? तीनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे हैं। तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये वाली जो तर्जनी उंगली है ये क्या बता रही है? जिधर ये दिख रही है उधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। ठीक है, तर्जनी उंगली की चुंबकीय क्षेत्र का, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? तर्जनी उंगली के चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा क्या है? चालक की गति को प्रदर्शित कर रहा है। अंगूठे की दिशा में तो चालक जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या जा रहा है? उसके 90 के एंगल पे जा रहा है। तो ये उंगली, ये जो मध्यमा उंगली है, ये किसको प्रदर्शित करेगी? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगी। समझ लो इस बात को। साहब जी, हमारे स्कूल में अभी नहीं पढ़ाया गया है सर। हाँ आएगा, समझ में आएगा, दोबारा समझ लो। इस तरीके से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, ये सब का दाएं हाथ है। इन सब दाएं हाथ को आप किस तरीके से करें? ये आपका अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, और ये आपकी मध्यमा उंगली है। अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंगूठा चालक की गति को, यानी चालक इस दिशा में जा रहा है, और ये किसको प्रदर्शित कर रही है? उंगली, तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। ये चालक की गति है, ऐसे चालक जा रहा है और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। इस तरीके से ये सामने रखी हुई है, ऊपर की तरफ क्या हो गया? अंगूठा, ये चालक की गति, चालक की गति हो गई, और इसके 90 के एंगल पे अंगूठा ऐसे हो गया, ये तर्जनी उंगली हो गई, ये तर्जनी उंगली हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो जो धारा होगी वो धारा कैसे बहेगी? धारा इस तरीके से यूं ऊपर बहेगी। ध्यान रखना इस बात का। 3D डायग्राम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ ये समझ गए। ये अंगूठा है, अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा है? चालक की गति को। ये तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। अब यहाँ ऐसे रख के देख लो, ये अंगूठा हो गया ऊपर चालक की गति को,
इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो ये मध्यमा उंगली किधर जा रही है, ये वाली, इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ यूं, इसके इधर की तरफ क्या आएगा, इधर की तरफ करंट हो जाएगा। समझ गए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमने क्या प्रदर्शित किया है, किसकी दिशा निकाली है, जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, किसकी वजह से होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से होती है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उसके अंदर विद्युत धारा भी प्रेरित हो जाती है और उसके अंदर विद्युत वाहक बल भी प्रेरित हो जाता है। तो हम प्रेरित विद्युत धारा की, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। अब आता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंडेड रूल, बाएं हाथ का नियम। सबके बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड है अपना, लेफ्ट हैंड देखे जरा अपना, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, अभी मैं बता देता हूं। ये लेफ्ट हैंड है, इसको भी तीनों उंगलियों को ऐसे ले लें, एक दूसरे के 90 के एंगल पर ले लें। 90 के एंगल पे क्या होगा, ये किसको बताएगा, ये दाएं हाथ के नियम ने क्या बताया, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा। अब ये जो धारावाही चालक है इसके ऊपर बल किधर लग रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगेगा उस बल की दिशा हम कैसे निकालेंगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दाएं हाथ के नियम से हम क्या निकालेंगे, प्रेरित विद्युत धारा निकालेंगे, और बाएं हाथ के नियम से क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। कैसे, ये यदि बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को आप एक दूसरे के लंबवत ले लें, तर्जनी उंगली क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो पहले बता रही थी वहां, और यहां पर जो अंगूठा है, अंगूठा क्या बता रहा है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है ये क्या बता रही है, धारा की दिशा। तो चालक अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। समझ गए। तर्जनी उंगली ऐसे रखी हुई है, ये अंगूठा हो गया, तो ये तर्जनी उंगली बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और ये जो मध्यमा है, मध्यमा क्या बता रही है, धारा की दिशा। तो अंगूठे की दिशा क्या हो जाएगी, ये बल की दिशा हो जाएगी। इन चीज़ों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा सा आप जैसे मैंने बता दिया है, इसको रिकॉर्डेड वीडियो को 2-3 बार समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच जो चढ़ाते हैं ना, पेंचकस से, घरों में पेंचकस से आप पैच चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, यहाँ लगाते हैं पेंचकस और उसको ऐसे घुमाते हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से पैच के ऊपर पेंचकस को लगाओगे और यूँ घुमाओगे इधर की तरफ, दाईं तरफ घुमाओगे तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा, और ऐसे उल्टा घुमाओगे तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो बाहर आएगा और ऐसे करोगे तो अंदर आएगा। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच का नियम होता है। पैच को हम कैसे निकालते हैं और कैसे चढ़ाते हैं, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि हम हाथ में, दाएं हाथ में एक पेंचकस ले लें, पेंचकस लेके उसको इस तरीके से घुमाएं कि पेंच की नोक जो है धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ये ऐसे रख लिया, इस तरीके से घुमा रहे हैं अंगूठे को, इस तरीके से चढ़ा रहे हैं, तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है वो क्या है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो हमने मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती नियम से क्या सीखा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको नियम बताए हैं। एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताया है, ये हमें क्या बताता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, उसमें जो बल होता है बल की दिशा बताता है। और जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच का नियम है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। रिया यादव, गुलशन, ऋतिक, साहब जी, सभी को समझ आ रहा है। वेरी गुड। जावेद आलम साहब जी, साहिल त्रिपाठी, समझ रहे हैं बात। साहिल यादव को समझ आ रहा है,
ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जितना पोर्शन मैं करा रहा हूं सागर, ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराया जा रहा है आप लोगों को। इसको अगर आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो इन्हीं से आना है क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है गुलशन, जावेद समझ आ गया, रिया यादव, साहिल यादव, साहब जी साहिल त्रिपाठी, गुड। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जब कोई हम परिपथ ले लेते हैं, उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसके अंदर एक धारा बहना शुरू हो जाती है। और यह धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और जो बल होता है, उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और जो धारा बहती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या किया था फैराडे ने, फैराडे ने कैसे बताया कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल लगता है, वो एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। इस तरीके से उसने एक कुंडली ली, कुंडली के अंदर ये इस तरीके से कुंडली के ऊपर दिशा दिखाई है। यहाँ पर एक उसने धारा मापी लगा दिया, एमीटर। एमीटर बताता है करंट कितनी बह रही है, तो इस दिशा में। और यहाँ से क्या किया इसने, नॉर्थ पोल चुंबक का इसकी तरफ को ले गई। जैसे इसकी तरफ को नॉर्थ पोल ले जाएंगे, इसके करीब आएगा तो उस केस में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। चुंबक का इसके अंदर धारा बह रही है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है करंट की इस तरीके से। तो धारा किस दिशा में बह रही है, इस दिशा से इस दिशा में बह रही है। तो जब आप इसको चुंबक को इसके करीब ले जाएंगे तो धारा की दिशा ये रहेगी और धारा मापी की दिशा ये रहेगी। लेकिन अगर आप चुंबक को, ये तो जब पास ले जा रहे हैं, और इसके एन पोल को जब हम इससे दूर ले जाएंगे तो उस दिशा में क्या होगा, ये धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। और ये जो धारा मापी है उसकी रीडिंग इधर आएगी, ये सुई इधर जा रही है, अब उसके बाद इधर आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो बात। जब एन को एन पोल को इधर की तरफ ले जाएंगे तब क्या होगा, तब तो धारा इधर से इधर बहेगी इस दिशा में। और जब मैं एन पोल को इसके दूर ले जाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी, इधर से इधर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे साउथ पोल है, साउथ पोल को जब ले जाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुंडली है, लूप है। ब्रजेश कुमार, यहाँ पूरा साइंस पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। गुड्डू कुमार, 12th का क्लास तो चल ही रहा है, फिजिक्स भी चल रही है 12th क्लास में, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट चले हुए हैं। ठीक है गुड्डू कुमार, तुम बहुत काफ़ी लेट हो गए हो, शायद आज पहली बार आए हो। जो विद्या की जो मास्टर क्लास चली हुई हैं, इसके अंदर जितनी भी वीडियोज हैं उन वीडियो को आप बार बार समझने की कोशिश करें और विद्या ऐप डाउनलोड कर लें या विद्या क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्ट को पढ़ें, क्वेश्चन सोल्व करें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। गुड्डू कुमार, अगर मैं इसका साउथ पोल इसकी तरफ लेके आता हूँ, मैग्नेट का, चुंबक का, हाँ, तो उस केस में क्या होगा, ये धारा मापी में विक्षेप होगा, धारा की दिशा क्या होगी, ये धारा की दिशा होगी। लेकिन ये अगर एस पोल को मैं इससे दूर ले जाऊं इधर की तरफ तो क्या होगा, दिशा जो है वो उल्टी हो जाएगी धारा की। और जो निडल है हमारी धारा मापी की, उसके अंदर जो विक्षेप होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, वो भी उल्टा हो जाएगा, वो इस दिशा में धारा बहेगी अब। और धारा मापी की सुई किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और धारा की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, वैशाली चौधरी, जावेद आलम, रमेश पाल, सभी को समझ आ रहा है। ब्रजेश कुमार, न्यू स्टूडेंट हो, वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। पढ़ो, ई विद्या ऐप को डाउनलोड करो, विद्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सोल्व करो, और जितनी हमारी रिकॉर्डेड वीडियो हैं
उनको बार बार समझो। ठीक है। साहिल यादव, सोशल साइंस की क्लास नहीं होती है अभी तुम्हारी साइंस की और इंग्लिश की चल रही है। रिया यादव, ठीक है। अनुराग, एसएसटी क्लास अभी नहीं होती है, अगर होगी तो तुम्हारे सामने आ जाएगी लाइव। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक लंबा सीधा तार है, उसके अंदर धारा बह रही है 3 एम्पियर। करंट कितना बह रहा है? 3 एम्पियर का। ठीक है। और तार से 50 सेंटीमीटर दूर, तार से 50 सेंटीमीटर दूर, यानी आर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करें। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। करंट का मान I दिया हुआ है और R दूरी जो दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर दिया हुआ है। आपको किसी 50 सेंटीमीटर स्थित दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है। बताएं कोई बच्चा आंसर निकाले। करंट का मान है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देवांश, दर्शन, साहिल, साहिब। एनडीए का टाइमिंग मॉर्निंग में रहता है 10:30 बजे। देवांश पांडे, अगर तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं, अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि क्लास फिर आगे बढ़ जाती है तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और लाइव क्लास में समझने का फ़ायदा ज़्यादा रहता है। ठीक है देवांश पांडे। हाँ, चंद्रशेखर पटेल। देखो बी का फॉर्मूला होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B इक्वल टू μ0/4π और 2I/R, ये फॉर्मूला है। और चालक की जो लंबाई है, लंबाई अनंत है, अनंत लंबाई का चालक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? μ0 क्या हो जाएगा? μ0 इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है। 2I/R इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 3, I की वैल्यू 3 दी हुई है और R की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻7। निकाले जरा सभी। रिया यादव का आंसर आ गया है 12 इंटू 10⁻⁻7। वेरी गुड। दर्शन कुमार का आंसर सही है। ये आ गया आपका 12 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? देवांश का आंसर भी सही है, साहिल का, रिया का, दर्शन कुमार का, सभी का आंसर सही है। ठीक है। ठीक है बच्चों। अनुराग, हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा ऋतिक नहीं आता। हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया है इस रिकॉर्डेड वीडियो को समझना और फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले याद कर लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जितना पोर्शन हम तुम्हें करा रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसको तैयार कर लेना ढंग से, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साहब पढ़ोगे तो आएगा समझ में। ठीक है, पढ़ने से ही आएगा ये। सागर कुमार, वैशाली को समझ आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, आजकल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जितने भी घरों के अंदर सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, पहले क्या होता था? फ्यूज लगा हुआ होता था, फ्यूज वायर।
अगर विद्युत धारा की मान ज़्यादा हो जाता था तो वो फ्यूज वायर जल जाता था और सर्किट जो है बंद हो जाता था। इसलिए आजकल उसके अंदर MCB लगाई जाती है। MCB, M का मतलब माइक्रो सर्किट ब्रेकर। अगर किसी तरीके से कभी कभी घर में विद्युत धारा करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस सर्किट को ब्रेक करने के लिए MCB ऑफ हो जाती है, जिससे सर्किट बंद हो जाता है। ठीक है, आज का पोर्शन हम इतना रखेंगे। इसके बारे में आगे के डिस्कशन कल करेंगे। आप इसको पढ़ें।